हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्त्री रॉयल फैमिली में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के उत्कर्ष और वहां के अलग अलग शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बिना स्किप किए क्लास को लास्ट तक अटेंड करिएगा। हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला पॉइंट है कि अरबों का भारत पर मुसलमानों का पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। यानी भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और कब किया? तो 712 में किया। दूसरा पॉइंट है कि अरबों के आक्रमण के समय सिंध के राजा दाहिर थे। या फिर इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका सामना किसने किया था? तो वो थे सिंध के राजा दाहिर। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है महमूद गजनी। और महमूद गजनी से जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है कि महमूद गजनी का संबंध गजनी साम्राज्य से है और महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। यानी कि जो महमूद गजनी था उसका मोटिव ही यही था कि भारत में आक्रमण कर मंदिरों का तोड़फोड़ करेंगे और धन लूटेंगे। इसलिए ये जो मूर्ति भंजक शब्द है इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मूर्ति भंजक किसे कहा जाता था? तो महमूद गजनी को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कर उसे पराजित किया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि गजनी यानी महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर यानी जो कि गुजरात में है पर हुआ था। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि 1025 में महमूद गजनी ने कहाँ आक्रमण किया? तो सोमनाथ मंदिर पर किया। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में किया, जो कि जाटों के विरुद्ध था। और इसी के साथ 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो 1027 में हुआ। और उसकी मृत्यु कब हुई? तो 1030 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि महमूद गजनी ने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। यानी सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी सबसे पहले? तो महमूद गजनी ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलबरूनी और फिरदौसी, उत्तवी और फरूखी जो थे वो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। यहाँ पर स्टार मार्क आप अलबरूनी और फिरदौसी में कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इन दोनों लेखकों का या फिर इतिहासकारों का नाम पूछा गया है कि ये किसके समकालीन थे? तो महमूद गजनी के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम किताब उल हिंद थी। और ये जो किताब उल हिंद है ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो अलबरूनी ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शाहनामा पुस्तक की रचना फिरदौसी द्वारा की गई है। और चूंकि फिरदौसी जो है वो महमूद गजनी के समकालीन था, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा और स्टार मार्क कर लीजिएगा कि शाहनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो फिरदौसी है। अगला टॉपिक है महमूद गोरी। महमूद गोरी जो था वो 1173 में गौर का शासक बना, जो कि गजनी साम्राज्य का सामंत था। ठीक है, यानी गजनी साम्राज्य की एक शाखा थी जो आगे जाकर प्रभावी हुई और गौर शासक बनी, यानी गौरी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी जो था वो भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था और गौरी को हार का सामना करना पड़ा था।
ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन में किया और फिर गौरी को हार का सामना करना पड़ा। यानी पहला जो हुआ वो 1175 में हुआ, दूसरा 1178 में हुआ और तीसरा जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, जिसे हम तराइन का पहला युद्ध कहते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और उसके बाद जो दूसरा था वो 1192 में हुआ था, जिसे हम तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं, और उसमें जो है वो मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और उसके बाद अगला युद्ध जो हुआ था वो 1194 में हुआ था, जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं या फिर चंदेरी का युद्ध कहते हैं, जिसमें जो जयचंद था उसको महमूद गोरी ने हराया था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने इन सभी के बारे में डिटेल से पिछली क्लास में बता दिया था, तो मैंने इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गौरी भारत के जीते प्रदेशों का शासनभार अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस लौट गया और भारत से लौटते समय महमूद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई और इस तरह से जो महमूद गौरी था उसका समापन हो गया। और यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का उत्कर्ष। और जो दिल्ली सल्तनत काल है वो 1206 से लेके 1526 तक चला। हमारा पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश रहे और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, किसी भी तरह से घुमा के पूछ दिया जाए। और दिल्ली सल्तनत में मैं जो भी आपको डेट बताऊंगी या फिर टाइम बताऊंगी उसे भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली सल्तनत का उदय कब हुआ, तो 1206 में उदय हुआ और 1526 तक इसका जो है वो कार्यभार चला। तो दिल्ली सल्तनत के जो कुल 5 शासक हैं उसका ट्रिक क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। वो है गुल खिला तुम सैर कर लो। गुल मीन्स गुलाम वंश, खिला मीन्स खिलजी वंश, तुम मीन्स तुगलक वंश और सैर कर लो मीन्स क्या हो गया, लोदी वंश। यानी जो दिल्ली सल्तनत है वहां पर 5 शासकों का वर्चस्व रहा। सबसे पहले गुलाम वंश आए, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी वंश। और ये जो सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रही हूँ इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेके 1290 तक रहा। कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन रहा, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है और अंतिम शासक शमशुद्दीन कैमूर था। और आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी को पता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। लेकिन गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, इस पर लोग ध्यान कम देते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि शमशुद्दीन कैमूर जो है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुलाम वंश के प्रमुख शासक, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। ये जो है वो गुलाम वंश के सबसे प्रतापी शासक रहे, यानी इनका काफी वर्चस्व रहा। और खासकर रजिया सुल्तान को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला शासिका रही। तो ये किस वंश की थी, वो गुलाम वंश की थी। अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि गुलाम वंश ने अपनी राजधानी कहाँ रखी, तो लाहौर रखी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने कुतुब मीनार की नींव डाली, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया
और ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, और इसे पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने कराया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया, और इसे भी आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनापति था, और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, जिसे लाहौर में दफनाया गया, और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई, और चौगान को अभी हम पोलो खेल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐबक के बाद अगला उत्तराधिकारी आराम शाह बना, जो कि 8 महीने तक शासन में रहा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो 1211 से लेके 1236 तक शासन में रहा। इल्तुतमिश से रिलेटेड पहला पॉइंट ये है कि इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जो ऐबक का गुलाम और उसका दामाद दोनों था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा कि जब ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश क्या था, तो बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली लाया था, और 1221 में ख्वारिज्म के सुल्तान जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने भारत में शरण देने से इनकार कर दिया था, और उसी के बाद 1221 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां इल्तुतमिश के समय ही भारत पर आक्रमण किए थे, और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो वो है इल्तुतमिश। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि 1229 में इल्तुतमिश ने अपने पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा से लिया था, और अब हम जानेंगे इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ कार्य। पहला पॉइंट है कि तुर्कान ए चिहलगानी, जो कि 40 सरदारों का समूह होता था, उसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया, और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एकता प्रणाली की शुरुआत भी जो है वो इल्तुतमिश ने की थी। एकता प्रणाली क्या है, तो जो भी व्यक्ति प्रशासन कार्य में अपना भागीदार देता था, तो उन्हें वेतन के रूप में कुछ भूमि दी जाती थी, लेकिन इल्तुतमिश ने ये कर दिया था कि जो भी प्रशासन को दान में भूमि दी गई है वो ना तो अस्थायी होगी और ना ही खानदानी होगी, उसे चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबा का जीतल सिक्के का प्रचलन किया था, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित किया था, और इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया गया, और सारा शासन सत्ता और प्रशासन की भूमिका उसकी मां शाह तुर्कान लेती थी, और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का राजा कौन बना, तो रुकनुद्दीन फिरोज ही बना, और जो शासन प्रशासन था वो कौन संभालता था, तो उसकी मां शाह तुर्कान। ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसके बाद रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेके 1240 यानी केवल 4 वर्षों तक दिल्ली के शासन प्रशासन को संभाली। रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली महिला शासिका बनी, और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि रजिया सुल्तान ने एक गैर तुर्क सरदार मालिक जमालुद्दीन को अमीर आखुर किसे कहा जाता था, जो घोड़ों का सरदार होता था, के पद पर नियुक्त किया था। और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाला पॉइंट ये है कि अमीर ए आखुर का मतलब क्या होता है, तो घोड़ों का सरदार। और रजिया सुल्तान ने किसे नियुक्त किया था, तो मालिक जमालुद्दीन को। नेक्स्ट पॉइंट है कि रजिया सुल्तान भटिंडा के शासक अल्तुनिया से शादी की थी। और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि रजिया सुल्तान ने किससे शादी की थी, तो अल्तुनिया से की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1240 में कैथल के पास डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। और नोट करने वाली बात यह है कि 1240 से लेकर 1246 तक गुलाम वंश में राजगद्दी को लेकर लड़ाई चला। और आगे हम जानेंगे बलबन के प्रभाव और उसके शासन में हस्तक्षेप के बारे में। बलबन जो था वो तुर्कान चिहलगानी का एक सदस्य था। देखिए, तुर्कान चिहलगानी का एक सदस्य था कौन, बलबन। और बलबन 1246 से लेकर 1266 तक अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, यानी उसने किसी और को राजा बना दिया और शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, लेकिन बलबन 1266 से लेकर 86 तक प्रत्यक्ष रूप से शासन में रहा, यानी खुद राजा बन गया। अगला पॉइंट है कि बलबन ने नसरुद्दीन मोहम्मद को 1246 में राजगद्दी पर बैठाया और अपनी बेटी से विवाह कर दिया। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जो टोपी सिलकर जीवन गुजारता था, उसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। और इसे आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जो टोपी सिलकर अपना जीवन गुजारता था, तो वो है नसरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बलबन है उसके बचपन का नाम बहाउद्दीन या फिर उलुग खां था। और बलबन ने घोषणा की कि यह ईरान के शहंशाह का वंशज है। और बलबन ने तुर्कान चिहलगानी को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही बलबन जो था वो जल्ले इलाही यानी खुदा के प्रतिनिधि की उपाधि धारण की थी। और ये जो उपाधि है इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी उपाधि किसने धारण की। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सिजदा यानी कि सिर झुकाना और फैवोश यानी पैर चूमने की नीति शुरू की। और इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिजदा और पैवोश की नीति किसने लाई, तो वो है बलबन ने लाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि बलबन ने नवरोज त्योहार, जो कि पारसियों का एक त्योहार है, उसका दिल्ली सल्तनत में शुरुआत किया। और इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बलबन ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए रक्त एवं लौह यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की नीति अपनाई। और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने शुरू की, तो वो है बलबन। नेक्स्ट पॉइंट है कि बलबन ने सेना का पुनः संगठन के लिए एक सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान ए अर्ज कहा गया। और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीवान ए अर्ज का तात्पर्य क्या होता है, तो वो होता है सैन्य विभाग। और इसी के साथ बलबन की मृत्यु 1286 में हो गई। और अब हम पढ़ेंगे आमिर खुसरो इतिहासकार के बारे में, जो कि बलबन के दरबार में रहता था या फिर बलबन के समकालीन थे। अमीर खुसरो को तोताए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता था। और तबला और सितार के आविष्कारक भी अमीर खुसरो को कहा जाता था। और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमीर खुसरो का जन्म बदायूं में हुआ था और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो एक सूफी संत थे। और ये किसके गुरु थे, तो वो है अमीर खुसरो। इसी के साथ जो गुलाम वंश है उसका पतन हो जाता है और एक नए वंश का उदय होता है, जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं।
और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक यानी मात्र 30 वर्षों तक शासन खिलजी वंश का रहा। और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से लेकर 1316 तक रहा और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरशाब था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मंगोलों का भारत पर सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो दक्षिण भारत को जीतने के लिए अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा। मलिक काफूर किसका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था। हालांकि मलिक काफूर एक गुलाम था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। कितने में, तो 1000 दिनार में खरीदा था और इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी का उपाधि भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी के शासक यादव वंश के राजा रामचंद्र देव था और इसे आप ध्यान में रखिएगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो उस समय वहां कौन राजा था, तो रामचंद्र देव था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मलिक काफूर एक किन्नर था जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। अब हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार के बारे में। पहला पॉइंट है सैन्य सुधार। सबसे पहला शासक जिसने अस्थायी सेना का गठन किया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थायी सेना बनाई और सैनिकों को एकता के जगह नगद वेतन देने की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है कि सैनिकों के भर्ती के समय उनके हुलिया लिखने की शुरुआत हुई और घोड़ा दागने की प्रथा सबसे पहले शुरू हुई। और ये जो घोड़ा दागने की प्रथा है इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की थी या किसके शासनकाल में होता था, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि सुधार। दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया और इसने कर को बढ़ाकर उपज का आधा हिस्सा यानी 50% कर दिया। और इसे आप ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कर है वो कितना था, तो वो 50% था। अगला पॉइंट है कि सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी या फिर उन्होंने की थी और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। और अस्थायी सेना का गठन किसने किया सबसे पहली बार, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। नेक्स्ट पॉइंट है दीवान-ए रियायत। दीवान-ए रियायत पूरे बाजार पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी होता था और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए निर्माण कार्य, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन चीजों का निर्माण कराया। पहला है अलाई दरवाजा, दूसरा है सीरी का किला, तीसरा है हजार खंभा महल और ये सभी जो है उन सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। इसके साथ ही जमायत खाना मस्जिद, इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना और मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक शासन में रहा। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था जिसके बाद खुसरो खां ने उसकी हत्या कर दी और खुसरो खां की हत्या जो है वो गाजी मलिक द्वारा कर दिया गया और एक नए वंश का उदय हुआ जिसे तुगलक वंश कहते हैं। यानी यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन रहा, तो मुबारक खिलजी रहा और उसकी हत्या किसने की, तो खुसरो खां ने की। और खुसरो खां की हत्या किसने की, गाजी मलिक ने की और उसके बाद उसने एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की।
तो अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। जो तुगलक वंश है वो 1320 से लेकर 1414 तक शासन में रहा और इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे लंबे समय तक शासन जो है वो तुगलक वंश का रहा। अगला पॉइंट है कि गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक शासन में रहा। हमारा पॉइंट है कि सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार नहरों का निर्माण किसने कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली में तुगलकाबाद शहर को बसाया और फिर उसे अपनी राजधानी बनाई किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर 1351 तक शासन में रहा। इसका वास्तविक नाम जूना खां था और दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे योग्य और विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी, पागल, स्वप्नशील और रक्त पिचासू बादशाह कहा गया है और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि सबसे विद्वान और योग्य शासक कौन था? तो वो एमबीटी था। और सनकी, पागल, स्वप्नशील, रक्त पिचासू बादशाह भी किसे कहा जाता है? तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि में सुधार के लिए इसने दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा कि दीवान-ए-कोही का तात्पर्य क्या होता है? तो वो होता है कृषि विभाग और इसका गठन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी तुगलकाबाद यानी कि दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित की थी और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से छुटकारा मिल गया और ये जो स्टेटमेंट है इसे आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन जैन संत प्रभासुर थे, यानी प्रभासुर किसके समकालीन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह, जिसे हम अजमेर का दरगाह कहते हैं, पर जाने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी एमबीटी था और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। अब हम जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटित प्रमुख घटना के बारे में। पहला डेट है 1333 और इसे आप ध्यान में रखिएगा। आप इन सभी को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये जो भी पॉइंट है वो बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया, जिसे एमबीटी ने दिल्ली की काजी घोषित कर दिया या फिर नियुक्त कर दिया। तो दिल्ली का काजी किसे बनाया गया? तो वो है इब्न बतूता को। और इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में। और इब्न बतूता ने रहेला नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने एमबीटी के शासन प्रशासन की चर्चा की थी। दूसरी तारीख है 1336। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि 1347 में बहमन शाह, जिसे हम हसन गंगू कहते हैं, उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और ये भी दक्षिण भारत में हुआ था। तो इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा। इसी के साथ जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो खत्म हो गया। अब हम जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो कि 1351 से लेके 1388 तक शासन में रहा। पहला पॉइंट है कि 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो फिरोज शाह तुगलक है वो शासन प्रशासन को संभालने के लिए राजगद्दी पर बैठा। वहीं
ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना था। यानी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जजिया कर होता क्या है। तो जो गैर मुसलमान होते हैं उन पर कर लगाया जाता है जिसे जजिया कर कहा जाता है, और इसे आप ध्यान में रखिएगा कि जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाला कर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे अधिक नहरों का निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दासों यानी गुलामों की सबसे अधिक संख्या जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में रही, और दासों के देखभाल के लिए उसने एक नए विभाग दीवान ए बदगान की स्थापना की। और इन दोनों पॉइंट को आप स्टार मार्क कीजिएगा। पहला कि सबसे अधिक नहर किसने बनवाए, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाए। और सबसे अधिक गुलामों की संख्या किसके शासनकाल में रही, तो फिरोज शाह तुगलक के समय रही। और दीवान ए बदगान क्या था, तो ये दासों को देखभाल करने के लिए एक संस्था थी या फिर एक विभाग था। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जीवनी फतुहा-ए-फिरोजशाही नामक पुस्तक खुद से लिखी थी, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फतुहा-ए-फिरोजशाही का संबंध किससे है, तो फिरोज शाह तुगलक से है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जीवनी खुद से लिखी है। अगला पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के दो स्तंभ टोपार और मेरठ के स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था, और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने अशोक के स्तंभ को उसके जगहों से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित किया, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात का तात्पर्य होता है दान से संबंधित विभाग, और दूसरा है दीवान ए इस्तिहाक मतलब पेंशन विभाग। और ये दोनों जो नाम है उसे भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अक्सर आजकल इन्हीं शब्दों से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। इसी के साथ 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई, और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक बना, जो 1388 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन में रहा। और इसके समय यानी नसरुद्दीन के समय मलिक सरवर द्वारा जौनपुर शहर को बसाया गया था, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जौनपुर शहर को किसने बसाया, तो मलिक सरवर ने बसाया था। और इसी के साथ जो है तुगलक वंश वो समाप्त हो जाता है, और अब हम जानेंगे सैयद वंश के बारे में जो कि 1414 से लेकर 1451 तक शासन में रहा, जिसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि खिज्र खां ने सुल्तान और रैयत आला की उपाधि धारण की थी। सबसे पहली बार सुल्तान किसने उपाधि ली थी, तो वो है महमूद गजनी, और फिर उसके बाद खिज्र खां ने ली। और खिज्र खां के बाद सैयद वंश का अगला शासक मुबारक खां बनता है, और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण कर मुबारक शाह बन गया, और मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी या फिर आप सिर्फ सरहिंदी ध्यान में रखिएगा विद्वान रहता था। यानी इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सरहिंदी किसके दरबार में रहता था, तो मुबारक शाह के दरबार में रहता था। और सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक की रचना की जिसमें सैयद वंश की चर्चा मिलती है। तो तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की, तो सरहिंदी ने की, और सरहिंदी किसके दरबार में रहता था, तो मुबारक शाह के दरबार में रहता था। और सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम पढ़ेंगे लोदी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश रहा। और ये जो हम वंश के टाइमिंग के बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे कि लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक रहा, या फिर जितने भी हमने शासकों की टाइमिंग को बारे में बताया है उन सभी को स्पेशली ध्यान में रखिएगा। खासकर दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक रहे या फिर वंश रहा, उनकी जो टाइमिंग रही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। हमारा पॉइंट है कि लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी था। हमारा पॉइंट है कि लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था।
जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन रहा, तो वो है बहलोल लोदी। और दूसरा अफगान शासक कौन बना था, तो वो था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहलोल लोदी का शासन 1451 से लेके 1400 नेक्स्ट पॉइंट है कि बहलोल लोदी का शासन 1451 से लेके 1489 तक रहा। वहीं बहलोल लोदी के बाद अगला शासक सिकंदर लोदी बना। और सिकंदर लोदी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। पॉइंट है कि सिकंदर लोदी का शासन 1489 से लेके 1517 तक रहा। अगला पॉइंट है कि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, जिसके बाद में अपना राजधानी बनाया। और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा, डबल स्टार मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने की। कब की, तो 1504 में की। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिकंदर लोदी ने मुस्लिमों को तजिया यानी धार्मिक जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया था। और सिकंदर लोदी ने फारसी भाषा में कविता लिखी थी, जिसके संग्रह को गुलरुखी कहते हैं। और ये जो गुलरुखी वर्ड है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी के कविताओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो गुलरुखी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिकंदर लोदी ने संस्कृत में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था। किस नाम से, तो वो है फरहंग ए सिकंदरी। और ये जो फरहंग ए सिकंदरी है इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर लोदी ने भूमि नापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक मानक पैमाने शुरू किया था। और इसे भी आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिकंदर लोदी ने भूमि नापने के लिए जो नए पैमाने बनाए थे उसका नाम क्या था, गज ए सिकंदरी। या फिर इसे सीधे पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी किसने चलाया, तो सिकंदर लोदी ने चलाया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। और इब्राहिम लोदी का शासन 1517 से 1526 तक रहा। और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा कि इब्राहिम लोदी का शासनकाल और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा कि इब्राहिम लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1517 से 1526 तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई। और वो कैसे हुई, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। अगला पॉइंट है कि 21 अप्रैल 1526, और ये डेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें लोदी की हार और बाबर की जीत हुई। और इसे आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526। क्योंकि 1526 सबको पता है, लेकिन डेट कब था, तो वो था 21 अप्रैल, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। और किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर की जीत हुई। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां और पंजाब का शासक दौलत खां ने आमंत्रित किया था। और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि आलम खां और दौलत खां ने बाबर को भारत में आक्रमण के लिए बुलाया था। और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो कि लोदी वंश था उसका पतन हो गया और भारत में एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। और इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। आई होप आप सभी के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।
जल्द ही एक नए क्लास के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।